दोस्त था, उसका नाम था युवराज। जन्म से तुम हिजड़े हो। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी ने तो मार डालेगा। अब तुम मेरे साथ दोबारा दोस्त की तरह नहीं रह पाओगी। तुमने मुझे प्रोफेसर को मारते हुए देखा है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं ना आदि हूँ ना। युवराज का कहर वहां खत्म नहीं हुआ। दूसरे ही दिन जागीरदार खानदान कॉलेज पहुंचा और चूंकि वो कॉलेज के ट्रस्टी थे, उन्होंने सारी बात कॉलेज में ही दबा दी। और उसके बाद जो उन्होंने किया उसके बारे में तो सोचकर भी घिन आती है। सरला जागीरदार ने युवराज को बचाने के लिए मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर और मेरी बेटी के नाजायज संबंध थे। अगले ही दिन सारी मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स में खबर आ गई, प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच नाजायज संबंध। दोनों ने पकड़े जाने पर आत्महत्या की। मेरे पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो कोमा में चले गए। ऐसे ही एक दिन मैं आंसरिंग मशीन पर अपने मैसेजेस चेक कर रही थी, तब मुझे प्रिया का वो मैसेज हाथ लगा। हेलो मम्मी, मैं प्रिया मम्मी मुझे बचा लो। मैं प्रिया की आवाज की वो टेप लेकर सीधे प्रिंसिपल के पास चली गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं पुलिस के पास गई तो उन्होंने मुझसे सीधी तरह बात भी नहीं की। तब मुझे एहसास हुआ कि पुलिस और कॉलेज के अलावा जागीरदार परिवार सरकार भी चलाती है। पुलिस, मिनिस्टर्स, कॉर्पोरेट, सब लोगों ने उन्हीं की बात सुनी। आखिर में पुलिस ने वो टेप जो युवराज के खिलाफ आखिरी सबूत था, मेरे आंखों के सामने जला डाला। मैं कोर्ट में चिल्लाती रही अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, पर ठोस सबूत पेश ना कर पाने की वजह से केस खारिज हो गया। उल्टा मुझ पर जागीरदार परिवार जैसे इज्जतदार लोगों पर झूठा केस करने का आरोप लगाकर सजा सुनाती। ग्वालियर से 5 साल के लिए तड़ी पार कर दिया ताकि मैं उन पर कोई मुकदमा ना कर सकूं। और अब अगर पुलिस ने मुझे इस शहर में देख लिया तो मेरी सजा 5 साल और बढ़ भी सकती है। सरला जागीरदार ने मुझे यहां देख लिया है। पुलिस भी मुझे यहां ढूंढने आई थी। अब मेरा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद के लिए मानिक यहां है। लेकिन गायत्री जी, सरला चाची उस मंदिर में पहुंची कैसे? इस बात की हैरानगी तो मुझे भी है, लेकिन कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। पर ना, जागीरदार परिवार का कोई भी मेंबर उस बस्ती के उस मंदिर में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां बुलाया ताकि कोई हमें देख ना ले।
लेकिन सरला वहां पहुंची है, इसका मतलब उन्हें तुम पर शक हो रहा है। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए फोन मत करना, वो लोग तुम्हारा फोन भी टैप कर सकते हैं, जब तक मैं कोई दूसरा फैसला ना लूं। संभल कर रहना। एक बात बोलो संध्या, जिस दिन मैंने तुम्हें खाई में गिरा हुआ देखा था ना, तब मुझे लगा कि प्रिया की तरह युवराज भी तुम्हें मार रहा है। नीचे उतर के देखा तो तुम्हारी सांसें चल रही थी। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी प्रिया को तो नहीं बचा पाई, लेकिन तुम्हें जरूर बचाऊंगी। संध्या, जागीरदार परिवार से मेरी लड़ाई अब तुम्हें लड़नी है, ताकि फिर से कोई प्रिया, कोई प्रोफेसर, तुम्हारे बाबा या नीरज उनकी बलि ना चढ़े। अपना ख्याल रखो। गायत्री जी, क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती? माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती, बिल्कुल आप जैसी होती। बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूं, इसीलिए तो भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरी बेटी दी। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर पुकारोगी। इतनी रात को कहां से आ रही हो वृंदा? शाम से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब कोई बच्ची है मैं जो खो जाएगी? वो बात नहीं है, लेकिन बता कर तो जाती। क्यों? बाप है तू अपुन का कि स्कूल का मास्टर है जो तेरे को बता के जाएगी मैं? अपुन का मन किया हवा खाने का, बाहर चली गई, मन किया वापस आ गई। वांदा है तेरे को? देखो वृंदा, मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगा रहा हूँ। वो क्या है ना, ये शहर नया है तुम्हारे लिए। मुंबई में लोग देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है वृंदा, इसलिए थोड़ी चिंता हो गई थी। ये चिकने, मुंबई हो या ग्वालियर, अपुन के लिए सब सेम टू सेम है, समझा? किसी के बाप से डरती नहीं अपुन। हाथ लगा के दिखाए साला कोई अपुन को। और वैसे भी अपुन को शौक नहीं है आधी रात को फुकरागिरी करने का। वो क्या है, अपुन के मैनेजर से मीटिंग करने को गई थी,
अपन का प्रॉपर्टी वर्डेल है ना, तो बात करना पड़ता है। उसी डिस्कशन में अपन को टाइम लग गया। और ये मजनू की तरह अपन के लिए वेट नहीं करने का रोज रोज। अपन साला सच्ची में पेट से थोड़ी है, तेरे को मालूम है ना। फिर काय को ये सब नाटक। चल अभी तू जा, सो जा, नहीं तो तेरे आँख के नीचे ना काला खड्डा पड़ेगा। और अपन का चिकना हमेशा चिकना दिखना मांगता है रे, क्यों? और एक बात बोलूं, वो है ना, बच्चा लोग के माफिक अपने मुंह पे एक निप्पल रख ले, बहुत सूट करेगा तेरे। ए चिकने, जोक कर रही थी, मस्त वाला। मानिक अंकल, आप पक्का उसी एड्रेस पे गए थे ना जो मैंने आपको दिया था? हाँ संध्या, लेकिन वहाँ डीके नहीं मिले। वहाँ सिर्फ चाबुक और खून के धब्बे मिले हैं। लगता है हमारे पहुंचने से पहले युवराज के आदमियों ने उसको उठा लिया होगा। जैसा तुमने बताया था, युवराज ने अपने आदमियों को उसे हमेशा के लिए उठवाने के लिए कहा था ना, तो शायद। नहीं मानिक अंकल, वो लोग डीके को मार नहीं सकते। आप वहाँ पता कीजिए, शायद उसे कहीं और लेकर गए हो। तुम चिंता मत करो संध्या, मैंने मेरे आदमियों को उसको ढूंढने में लगा दिया है। जैसे मिल जाता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय। बाय। अगर डीके वहां से गायब है तो फिर गया था। ठीक है पापा, और कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। संध्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पापा का फोन था, वो बहुत खुश है। उन्हें उनका सब कुछ वापस मिल गया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। थैंक यू वेरी मच। सुनिए चाची, प्लीज थैंक्स मत कहिए। मेरी ही वजह से आपके माता पिता का सब कुछ छिन भी तो गया था ना। जो उनका था उन्हें वापस लौटाकर किसी पर एहसान नहीं किया मैंने। और दिल की बात कहूँ सुनी चाची, जितना आपने मेरे लिए किया है वो तो कोई। बस अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे ये बताओ कि तुम कल रात को कहाँ गई थी? वो कल मैं गायत्री जी से मिलने गई थी। और आपको पता है, सरला चाची ने मेरा पीछा किया। मुझे लगता था कि वो बुरी नहीं है, लेकिन गायत्री जी ने कहा कि वो भी इन सब की तरह है और इन सब के हर पाप में बराबर की भागीदार है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे तो उस दिन भी बहुत हैरानगी हुई थी जब सरला भाभी ने तुम्हें और नीरज को घर से भागने में मदद की थी। मुझे यकीन है इसके पीछे भी उनकी कोई साजिश होगी। उन्होंने तुम्हें और नीरज को बचाया होगा ये सोचकर कि युवराज का सच बाहर आ जाएगा, उसकी बदनामी होगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और उसके बाद इस सारे रियासत पर सिर्फ उनका और उनके बच्चों का हक होगा। I'm sure उन्होंने यही सोचा होगा। बहुत दुख होता है सोनी चाची उन्हें ऐसा करता देख। सरला चाची की अपनी बेटियां हैं। आज अगर वो इन लोगों का साथ देंगी तो कल उनकी अपनी बेटियों के साथ क्या होगा? ये चाची, मैं युवराज से बदला ले लूंगी, मम्मी जी को भी माफ नहीं करूंगी मैं, लेकिन सरला चाची, उनकी बेटियां हैं, परिवार है, उनके साथ में कैसे? अपने बच्चे यहाँ सबको प्यारे हैं संध्या, और उनके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, लेकिन खुद को कोई सुधारना नहीं चाहता, चाहे वो वहीनी साहब हो या फिर सरला भाभी। नाम दोनों के अलग है लेकिन काम और करतूतें एक सी हैं। कोई ज्यादा बुरा है तो कोई कम, लेकिन बुरे सब के सब। तुम्हें किसी पर भी रहम करने की जरूरत नहीं है संध्या। तुम्हारी इस जंग में हर वो आदमी सजा पाएगा जिसने बुराई का साथ दिया है। रणभूमि में अर्जुन के सामने भी यही सवाल खड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने उसे भटकने नहीं दिया, उसे रिश्तों के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया। जो गलत था वो अर्जुन का दुश्मन था, और तुम्हें भी वही करना है संध्या।
इस सच्चाई की लड़ाई में तुम्हें कमजोर नहीं बनना है। रिश्तों को नहीं, तुम्हें सच्चाई की जीत दिलवानी है। तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो सरला। ये नौकर भी ना पता नहीं कहाँ मर गए हैं। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह आकर मेरा कमरा ठीक कर दिया करो, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। उनकी गलती भी नहीं है। हमारी कोई औकात है क्या इस घर में? भला एक नौकर दूसरे नौकर का कमरा क्यों साफ करे? इस घर में और भी तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। अब तक नाराज हो मुझसे सरला? वहीनी साहब, आपका भाई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। वो इतने काम में जो बिजी थी ना। आई एम सो सॉरी अगर आपने मेरी कोई बात सुननी हो तो। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती हूँ मैं तो। तुम्हारा गुस्सा जायज है सरला, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझने की कोशिश करो। मैं आज तक सिर्फ युवराज के लिए जीती आई हूँ। मैंने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया और करती रहूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग पराये हो। तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो सरला। We're all one family. I'm sorry about that. We are not one family. We are just not one. हम एक नहीं हैं वहीनी साहब, क्योंकि इस घर में सब लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं सिर्फ उस एक आदमी के लिए जिसका नाम है युवराज जागीरदार। युवराज के राज में ना किसी की फीलिंग्स मायने रखती है, ना किसी की खुशियां मायने रखती है, और यहां तक कि मेरी अपनी बेटियों का फ्यूचर तक मायने नहीं रखता। यार फैमिली सब ड्रामेबाजी। युवराज तो एक मदारी है, एक मदारी। जानती है ना मदारी क्या होता है? जिनके आगे आगे वो बंदर नाचते हैं और हम वो बंदर हैं। हम वो भी ऐसे बंदर हैं जो युवराज के सिवा ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ देखते हैं, और ना ही अपनी जुबान से कुछ बोलते हैं। हमारी नजरों के सामने हमारी आधी जायदाद चली गई, लेकिन हमने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि वो सब युवराज की खुशियों के लिए हो रहा था। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, लेकिन हमने तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो युवराज की खुशियों की खातिर हो रहा था। और हमारी नजरों के आगे हमारी बाकी की आधी जायदाद भी चली जाएगी वहीनी साहब, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो युवराज की खुशियों के लिए हो रहा होगा। Don't be ridiculous सरला, तुम बात को समझी नहीं हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं आधी जायदाद उस अनपढ़ जाहिल गवार लड़की के नाम पे लिख दूंगी? मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं। तुमने शायद पेपर्स ठीक से पढ़े नहीं। उन पर संध्या और युवराज जागीरदार का नाम लिखा हुआ है, और अब सब जानते हैं कि वो लड़की संध्या नहीं वृंदा है। तो साइन करने से क्या हुआ? प्रॉपर्टी उसके नाम पे होते हुए भी उसके नाम पे नहीं हुई ना। वो अनपढ़ जाहिल गवार कुछ नहीं जानती, वो तो पढ़ भी नहीं सकती, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। तो वो पेपर्स युवराज और संध्या के नाम पर है। वहीनी साहब, अगर डीके की कही बात सच निकल आई तो? अगर वो लड़की वृंदा ना होकर संध्या साबित हो गई तो मैटर ऑफ फैक्टली आपने आधी जायदाद संध्या के नाम कर ही दी है। तब आप क्या करेंगे? सरला, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। अब आगे जो भी करना है वो गुरुजी डिसाइड करेंगे। हाँ सरला, मैंने गुरुजी को घर पे बुलाया है, गृह शांति के लिए और मन की शांति के लिए भी। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला भी वही करेंगे, और इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है
वही बताएंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरी कही बातों को तुम दिल से मत लगाना, क्योंकि मेरा परिवार भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड।